नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अपने वायदे के अनुसार हर बार एक नए मेहमान के साथ मैं उपस्थित होता हूँ और आपके अंदर जिज्ञासा थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर पैदा करता हूँ कि इस बार हमारे साथ कौन होगा। सचमुच इस बार हमारे साथ एक ऐसी अतिथि हैं जिन्हें भारत की परमाणु सहेली कहा जाता है। बहुत ही प्यारा-सा नाम लगता है ना? वैसे तो परमाणु नाम सुनकर हम परमाणु बम की ही कल्पना करते हैं, लेकिन इससे कैसे जन कल्याण के भी कार्य किए जा सकते हैं, कैसे इससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है और अंधेरे को प्रकाश में तब्दील किया जा सकता है, इस क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत सा कार्य आप कर रही हैं। इसके लिए जन जागरूकता भी ला रही हैं और आपने बहुत सारे लोगों तक इस सुंदर भाव को कि कैसे परमाणु बिजली के माध्यम से सबके जीवन में सुंदर प्रकाश आ सकता है, उस पर कार्य कर रही हैं। आपको भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, अनेक संस्थानों के द्वारा अनेक इनाम से भी नवाजा गया है। तो मैं और इनके बारे में क्या कहूँ? आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ डॉक्टर नीलम गोयल जी से। नीलम जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन नमस्कार। है। भारत की परमाणु सहेली, जहाँ कहीं भी आप जाती हैं, लोग जब इस नाम से पुकारते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और एक नाम के साथ अपने आप ही जिस विषय पे मैं काम कर रही हूँ, उसकी एक पहचान नाम के साथ लोगों तक पहुँच जाती है और एक क्यूरियोसिटी लोगों को रहती है। जी। तो जो मैं काम कर रही हूँ, उसमें आधी पब्लिसिटी तो मेरे नाम से ही हो जाती है, तो मेरा काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। जी, जी, जी। कई बार जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि लोगों को ये लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है और आगे चल कर के कई जैसे दुर्घटनाएँ लोग सुनते हैं, तो मन में भय रहता है। लेकिन आपने इस विषय पे ही पीएचडी की है कि यस। कैसे जन कल्याण में इसका उपयोग हो सकता है। तो क्या कहेंगे इस विषय पे जो लोगों के अंदर एक डर रहता है? हाँ, एक्चुअली मेरा मेरा पीएचडी है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। जी। इस विषय पर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से सन 2008 में डॉक्टरेट किया और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई भारत सरकार हुँ, हुँ। और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। जी। उसके बाद में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर थी जयपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सन 2010 में हुँ। और 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों ने काफी विरोध पैदा कर जी, दिया। जी। ख़ास करके ये चेन्नई की ओर हमने सुना काफ़ी कि वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया इसका। हाँ, पूरे देश में और पूरे मतलब वर्ल्ड में जी, एक्चुअली क्या है, लोग परमाणु मतलब परमाणु बम लोग ज्यादा समझते हैं बिल्कुल। और वो भी उसका रीजन है। हिरोशिमा नागासाकी जो बम विस्फोट हुए, अमेरिका ने जापान के जो दो शहरों पे बम गिराए थे, हुँ, हुँ। उससे पूरे विश्व के अंदर एक डर पैदा हो गया। तो जब भी परमाणु का नाम आता है, परमाणु बम सबसे पहले क्लिक करता है। मेरे हजारों सेमिनार्स होते हैं स्कूल कॉलेजों में, मैं पूछती हूँ कि परमाणु बम के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी लोगों का हाथ खड़ा हो जाता है। लेकिन हुँ, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है, हम पीसफुल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो बहुत ही कम 2-4 बच्चों का ही हाथ खड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भारत के सामने है कि लोगों को जागृति नहीं है, एक हुँ। पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट के बारे में। जी, 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 जी। तो वो जागृति लाने का कार्य आप कर यस। रहे हैं और निश्चित रूप से कोई भी चीज़ के 2 पहलू तो होते ही हैं, एक विध्वंसकारी और एक कल्याणकारी। आप कल्याणकारी कार्यों में लगी हुई हैं। इसको भी मैंने ऐसे किया है जैसे एक माचिस की तीली होती है। जी, जी। माचिस की तीली पे बारूद होता है हुँ, छोटा-सा हुँ, हुँ, हुँ। और एक होता है बारूद का गोला। तो कभी और हम वही माचिस की तीली से भगवान जी का दिया जलाते हैं, गैस जलाते हैं। हुँ, तो कभी भी एक माचिस की तीली बारूद का गोला नहीं बन सकती। हुँ। उसी प्रकार से हम परमाणु बिजली घर की बात करें तो परमाणु बिजली घर लाइक माचिस की तीली जी। और परमाणु बम लाइक बारूद का गोला। हुँ, तो हुँ। जिस प्रकार से माचिस की तीली बारूद का गोला नहीं बन सकती, उसी प्रकार से परमाणु बिजली घर परमाणु बम नहीं बन सकते। दोनों की क्रिटिकलिटी के आधार टोटली डिफरेंट हैं। तो दोनों बिल्कुल। को मिक्स करना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अभी जब गैस आई थी, तो हुँ, लोगों ने कितना अपोज़ किया था कि हमारी महिलाएँ मर जाएँगी। तो लेकिन आज एक दिन भी गैस नहीं होती है, घर में खाना नहीं बनता है। हुँ। जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो लोगों ने इसका अपोज़ किया था। तो आप इस चीज़ को हमको सुरक्षा तो रखनी पड़ती है।
इसी का दूसरा एक पहलू और बताना चाहूंगी रेडिएशन को लेकर। जी। तो लोगों के मन में रेडिएशन को लेकर भी एक फियर होता है, तो मैं उसमें भी एक क्लियरिटी करना चाहती हूँ कि हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, हम एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, हम सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, इन सबसे भी हमें रेडिएशन मिलता है। उससे हम बोलते हैं प्रकृति से मिलने वाला रेडिएशन। जी। तो ये हमें मिलता है 240 मिलीरैम। ये सबको मिलता है, पूरे भारत के हर नागरिक को मिलता ही है नेचर से। ये हमारा लाइफ का हिस्सा बन चुका है, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। दूसरा, हम यदि एक बार का एक्स-रे कराते हैं, हमारा हाथ और पैर में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम एक्स-रे कराते हैं, उससे हमें रेडिएशन मिलता है। उससे मिलता है हमें 20 मिलीरैम का रेडिएशन डोज़ मिलती है। और इसी प्रकार से सीटी स्कैन कराते हैं हम। अगर हम सीटी स्कैन नहीं कराएँगे तो हमारे दिमाग की बीमारी का पता नहीं चलेगा। तो एक बार का सीटी स्कैन कराने से हमें करीबन 20,000 मिलीरैम की रेडिएशन डोज़ मिलती है। अब बात आती है कि परमाणु बिजली घर से कितना रेडिएशन मिलता है। तो परमाणु बिजली घर से मिलता है केवल 2 मिलीरैम। तो जब हमने 240 हम रोज ले रहे हैं, डे टू डे ले रहे हैं, जो हमारी जीवन का हिस्सा बन चुका है, उससे हमें कुछ नहीं हो रहा। और 20 हम एक बार का एक्स-रे से लेते हैं, उससे भी हमें कुछ नहीं होता। दूसरी बार एक्स-रे कराएँगे, फिर भी 20 मिलेगा, उससे भी हमें कुछ नहीं होता है। सिटी स्कैन से 20,000 लेने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। अगर हम नहीं कराएँगे तो हमारे दिमाग की बीमारी का पता नहीं चलेगा। तो परमाणु बिजली घर से केवल 2 मिलता है, 2 मिलीरैम, तो उससे हमें क्या होगा? तो ये हमें क्लैरिटी रखनी होगी हमारे जीवन में। दूसरा, जो जापान में हुआ, उसकी भी मैं बात बताना चाहती हूँ दर्शक मित्रों को कि जापान के अंदर अक्सर भूकंप और सुनामी आती रहती है। तो एज़ ए साइंस जापान में एक भी परमाणु बिजली घर नहीं लगने चाहिए। फिर भी जापान 35% परमाणु बिजली घर, मतलब परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है, और हमारे भारत में केवल 2% बनती है। जबकि जापान के अंदर जो भी परमाणु बिजली घर लगे हुए हैं, वो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे लगे हुए, सुनामी और भूकंप प्लेटों के दूरी। और भारत में जितने भी परमाणु बिजली घर लगे हुए हैं, सब 1000 से 1300 1400 किलोमीटर की दूरी पे लगे हुए हैं। तो वी आर मोर सेफ। फिर जितने भी परमाणु बिजली घर है हमारे देश में, सब में ऊपर रिएक्टर में पानी भरा रहता है, जो रिएक्टर से बिना गुरुत्वाकर्षण बल पानी आएगा और रिएक्टर को विदिन सेकंड कूल कर देगा। ये सेफ्टी भारत के पास है। ऐसी कोई भी फैसिलिटी जापान में नहीं थी। तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई, लाइट चली गई और पूरे रिएक्टर को कूल नहीं कर पाई। दूसरा, वहाँ पे जो भी डीजल जनरेटर हैं, वो अंडरग्राउंड रखे हुए थे। सुनामी आई, फ्लड आया, पूरे बह गए। हमारे जितने भी डीजल जनरेटर हैं, सब 1 मंजिल 2 मंजिल ऊपर रखे हुए। तो वी आर मोर सेफ। तो ये भारत के संस्कार हैं। हमारे लाइट चली जाती है, हम जरा से फटाफट से तेल में बत्ती लगा के हम कैंडल और एक दिया जला के हम उजाला करके काम कर लेते हैं। हम भारतीय हैं, तो हमारे संस्कार है। हमें हमारी कैपेबिलिटी को सोचना होगा। आज भारत की अवसरला जैसी कंपनियां, जो सेकंड जो चरण है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, पूरे विश्व को लीड कर रही हैं, वो इंडियन कंपनी है। हमारे भारत का ये सुंदर पिक्चर, जो गूगल का सीईओ, वो भारतीय है। आज पूरे अमेरिका के 25% इकोनॉमी को भारतीयों ने कैप्चर कर रखा है। तो वी आर मोर पावरफुल। तो इंडिया में वो ताकत है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को, मतलब एक पूरा कहते हैं ना, दिशा निर्देश दे सकता है। बिल्कुल। जो लोगों का कंफ्यूजन है, इसको दूर करने का काम बेसिकली मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर कार्य है और निश्चित रूप से सभी के अंदर ये जागृति आएगी ही आएगी कि इसके कल्याणकारी जो उपयोग है, उसको तो हमें यूज़ करना ही चाहिए। और आप इतना परिश्रम कर रही हैं, हमारी भारत सरकार इतना परिश्रम कर रही है, तो ज़रूर वो हमारे लिए ही कर रही है। आपने एक बात ये भी कही कि भारत की अर्थव्यवस्था, स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी क्या और कितना योगदान इसका रहा है, जो आप कार्य कर रही हैं? ओके, एक्चुअली क्या है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसके 3 पिलर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। इन तीनों पिलर्स के ऊपर पूरा भारत टिका हुआ है। यानी ये तीनों पिलर्स की मजबूती के ऊपर भारत की खुशी टिकी हुई है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। और ये तीनों पिलर्स की जो मेन बैकबोन है, वो है पानी और बिजली। और ये जितनी ज्यादा मजबूत होंगे, उतना ही मजबूत हमारा भारत होगा। तो जैसा कि आपने पूछा, तो भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और 70% भारत की जनसंख्या गांव में रहती है। और गांव में आय के 2 साधन हैं, कृषि और पशुपालन। और ये दोनों ही चीजों की मेन जो बैकबोन है, मेन जरूरत है, वो है पानी। और गांव में पानी धीरे धीरे मतलब कम होता जा रहा है। हमारे भारत का 60% जो पानी का लेवल है, वो बिल्कुल मतलब जमीन में पानी नहीं है, डार्क जोन घोषित हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है, वो है हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, हमने 100 से 150 सालों में इतना कार्बन एमिट किया,
जिससे पूरा हमारा ग्लोबल का टेम्परेचर, जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो बढ़ गया। जी। उससे कभी तेज बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है। तो इससे क्या हुआ है, हमारी जो किसान को जो पानी मिलना चाहिए था, एक मतलब उसमें अनियमितता आ गई है। बिल तो मतलब जब मिलना इसका चाहिए तब नहीं मिलता तब नहीं मिल कभी पाता ज़्यादा कभी कम। और जी। उससे तेज बाढ़ आती है और पूरा पानी हमारा समंदर में जा रहा है और हमारी कई सारी नदियाँ सूख गई हैं। हुँ, तो उस चीज़ के लिए हमें जो पानी एक्सेस में जो जो समुद्र में बेकार जा रहा है, उस पानी को हमें वहाँ मोड़ना है जहाँ पानी नहीं है। हुँ, उसको हम बोलते हैं नदियों के अंतर संबंध की योजना। तो ये भारत सरकार की 40 साल पुरानी योजनाएँ हैं नदियों को जोड़ने की। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ इस योजना पे बहुत कम काम हुआ है। यदि हम चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ पर 90% नदियाँ जुड़ चुकी हैं और अच्छा। हमारे देश में केवल 2% नदियाँ जुड़ी हैं। हुँ, वहाँ 80 टू 85% ट्रांसपोर्टेशन पानी से होता है, हमारे यहाँ केवल 4% होता है। तो भारत सरकार की योजनाएँ 40 सालों से हैं, लेकिन जब भी ये नदी जोड़ने की बात आती है, तो लोगों का पक्ष और विपक्ष सामने आ जाता है जी। और एक जैसा वातावरण, एकजुटता नहीं बन पाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हमारे देश में एकजुटता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और लोकतंत्र है। हाँ, और दूसरा क्या है कि अभी जो किसान खुद क्या कर सकते हैं, हुँ, क्योंकि जहाँ भी 300 एमएम बारिश होती है, 600 एमएम होती है, 900 एमएम बारिश होती है, जहाँ भी बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, जी। उस पानी को भी हम हर खेत में रोक सकते हैं। तो पानी के इस रख-रखाव को या सब तक ये पहुँचे उस पर भी आप कार्य कर रही हैं, हाँ, जागरूकता ला यस, रही हैं। यस। बिल्कुल, जागरूकता के साथ इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सुंदर। अभी अभी क्या है, पूरे भारत में 6.5 लाख गाँव हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। अभी हमने एक गाँव को गोद लिया, जी। राजस्थान में दौसा जिला, उसमें छारड़ा ग्राम पंचायत, जहाँ 4 गाँव आते हैं, जिसमें हुँ, हुँ, हुँ। राजस्व गाँव आते हैं। उसमें हमने एक टीम बनाई, 45 लोगों की टीम बनाई। उसने घर-घर जाके सर्वे किया, कितनी वहाँ पर ज़मीन है, कितने पशु हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने किसान हैं। जी। मतलब पूरा एक रॉ डाटा हमने निकाला। तो हमें पता लगा कि वहाँ 500 किसान हैं, 500 किसानों के पास, किसी के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, मतलब डिफरेंट साइज़ की ज़मीनें हैं। हुँ, और हुँ। उसकी हर ज़मीन पर यदि 5% ज़मीन पर आपने जलखेत बना दिया 3 मीटर गहराई का, जी, तो उसमें इतना पानी भर जाएगा कि किसान 3 फसल ले सकता है। वाह! जो किसान आज 1 फसल भी नहीं ले पा रहा, वो किसान यदि 3 फसल ले पाएगा, हुँ, तो हुँ। उसकी नेचुरली इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल। और उसके पास जब पानी की व्यवस्था होगी, तो वो जो बैंक से लोन ले सकता है। उससे वो हुँ, सोलर अपना सोलर प्लांट लगा सकता है, जिससे वो ड्रिप इरिगेशन के लिए सोलर पंप का यूज़ कर सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। अल्टीमेटली हमें गाँवों को मजबूत बनाना है और बिल्कुल, गाँव को मजबूत बनाने के लिए किसान को पानी की और बिजली की व्यवस्था आवश्यकता हमें है। देनी होगी। बिल्कुल, और क्योंकि बिल्कुल। किसान मजबूत होगा, उसकी अच्छी इनकम होगी, तो वो हुँ, अच्छे कपड़े पहनेगा, हुँ, अच्छा घर बनाएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, बिल्कुल। तो उसकी ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी और डिमांड हुँ। बढ़ने से इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, चलिए, बहुत इंडस्ट्री सुंदर। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, इस तरह से। मतलब बिल्कुल एक क्रम से लेकर के यदि या हम देखें तो एक व्यक्ति से लेके पूरे देश की अर्थव्यवस्था तक या उसकी खुशहाली तक सभी चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। तो आपका कार्य तो सचमुच काबिल-ए-तारीफ़ है और धन्यवाद। निश्चित रूप से ईश्वर इसमें आपकी बहुत-बहुत मदद करेंगे और हम सबकी दुआएँ तो हैं ही हैं। और आपके इस कार्य के लिए आपको बहुत सारे इनाम भी मिले हुए हैं, सम्मान मिला हुआ है। तो जब अपने कार्य का सम्मान जहाँ से मिलता है आपको, सरकार से हो या फिर अनेक संस्थानों से, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैंने परमाणु ऊर्जा विभाग से पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया जी। और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। हुँ, हुँ। और उसके बाद में मैं एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थी जयपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सन 2010 में जी। और 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों ने काफ़ी विरोध किया। बिल्कुल। तो मैंने अपना नौकरी छोड़कर मिशन लिया, लोगों को मैं जागरूक करूँ। और मैंने हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात कई राज्यों में काम किया और इन हुँ, बिटवीन मुझे कई सारे अवार्ड मिले, हुँ। जिन्होंने मेरे अंदर और एक प्रोत्साहन होता है ना, अपनी हिम्मत को उत्साह बढ़ा दिया बढ़ाया। जी, और जी। बहुत खुशी होती है और कुछ करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। तो हुँ। अवार्ड से आपको एक इनर आपकी क्वालिटी है ना, उसमें एक हिम्मत आती है और कहते हैं ना कि नारी में दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। बिल्कुल। तो जब नारी घर से बाहर निकलने की हिम्मत ठान लेती है, तो वो दुर्गा का रूप होती है और जब वो जी। शिक्षा देने का समाज को काम करती है, तो वो सरस्वती होती है। बिल्कुल, तो और बिल्कुल। जब देश की जीडीपी में इनकम कर दे, तो वो नेचुरल लक्ष्मी का रूप होती है। बिल्कुल, तो चलिए ये ये अवार्ड सारे ही तो रूप हम नारी में देखते हैं और आप में तो देख ही रहे हैं कि आप कैसे घर से बाहर आकर के देश के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। चलिए आध्यात्मिक मंच पर आप आई हुई हैं नीलम जी। तो अध्यात्म को अपने क्षेत्र के लिए और जीवन के लिए आप कितना आवश्यक मानती हैं? एक्चुअली कहते हैं ना, अध्यात्म से विज्ञान की तरफ, जैसे आज हम ब्रह्मा कुमारी की बात करें, तो यहाँ अध्यात्म से लोग जुड़े हुए हैं। हुँ, तो अध्यात्म के साथ-साथ
विज्ञान को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि अध्यात्म में लोगों की एक भावना होती है, लोग जुड़ते हैं। जी। और साथ में यदि हमने विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के बिना भी काम नहीं होना, तो दोनों चीज़ों को यदि हम क्लब कर दें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि लोग भावना से जुड़े हैं और वहीं उसको थोड़ा-सा ज्ञान हमने परोस दिया, तो उसको इनहेरिट करना बहुत आसान हो जाता है। जी। आध्यात्म जो हमें अंदर से सुकून देने वाला है, शांति देने वाला है, शक्ति या ऊर्जा देने वाला है, वहाँ थोड़ा कमतर रह जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि दोनों का कैसे एक बैलेंस रखा जा सकता है और आप कैसे रखते हैं? नहीं, दोनों का बैलेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आध्यात्म भी ज़रूरी है। हम नहा धोकर अपने मन में पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन पेट में भूख भी लगती है और भूख लगने के लिए हमें खाना चाहिए। जी। और खाने के लिए नेचुरली आपको आय का अर्जन भी करना होगा। किसी भी रूप में आप आय अर्जन करेंगे तभी आप खाने की व्यवस्था खुद के लिए और परिवार के लिए करेंगे। तो वहाँ से आपको फिर विज्ञान के प्रति आपको आगे बढ़ना होता है। तो हमको अध्यात्म चाहिए कि हमारे मानसिक हमको शांति मिले, हम नहा धो के पूजा करें, मतलब जिसकी भी हम पूजा करें, अपने मन को हम शांत करें, लेकिन साथ में हमें जो भी चीज़ों से हमको आर्थिक हमें समृद्धि मिले, वो भी हमें काम करना चाहिए। दोनों के बीच में मतलब सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। जैसे आज हम यहाँ पे आए, हमने एक दिन हमने मुरली सुना यहाँ पर, क्योंकि मैं ज़्यादा आई नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो उससे आपको मानसिक एक शांति मिलती है। तो आप जो काम कर रहे हो, उसमें आपको और ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव होता है। तो दोनों ही चीज़ों की अपनी-अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। जी, 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 जी। एक महत्वपूर्ण सी बात कि जैसे हम अध्यात्म की ओर चलने को लोग कहते हैं, कई बार लोगों की मानसिकता में एक रहता है कि या तो सब कुछ छोड़-छाड़ के अध्यात्म ही अपनाया जा सकता है या तो फिर संसार में ही रहा जा सकता है। आपको क्या लगता है जब हम दोनों के समन्वय की बात कहते हैं, तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है? दोनों को साथ लेकर ही चलना चाहिए। अपन एक ही चीज़ को करेंगे नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि हमने नहाए-धोए, पूजा किया जी। और नेचुरली हमको भूख लगेगी तो हमको काम पे भी जाना होगा। तो आपने एक समय के हिसाब से आपने क्या किया, आध्यात्म किया या पूजा की, अपने मेडिटेशन किया, लेकिन एक वक़्त के बाद आपको अपने काम के प्रति जाना ही होगा। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर ही चलेंगे तो जाके एक सामंजस्य हम कर पाएँगे। एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जी। मेरा ये मानना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलें हम। बिल्कुल। हमें, क्योंकि आपका एक होता है ना कि आप अगर सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो आपको अपना जो फ़िज़िक है, वो भी आपको ठीक रखना है। तो चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, चाहे आप जो भी आप प्रक्रिया सुबह कर रहे हैं अपने लाइफ़ को सेट करने के लिए, वो सब ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जी, जी, जी। क्योंकि आप जो पब्लिक में जा रहे हैं, तो पब्लिक को भी आप एक ऐसा मतलब एक संदेश दे रहे हैं कि आप कितना फिट रहते हैं, तभी जाके आप उनको कुछ कह पाएँगे। तो पहला तो आपका जो आपका बोलने का तरीका है, आपका खुद का फ़िज़िक है, जी, वो सब जी। चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, तो दोनों बिल्कुल। ही चीज़ें साथ में लेकर बहुत चलना सुंदर। और चाहिए। आध्यात्म हमारे मन को भी बहुत सकारात्मक और स्वस्थ रखता है, तो जाके हमारे फ़िज़िक के साथ-साथ हमारी जो बोलना या हमारे विचार हैं, वो भी वो हम लोगों तक नेचुरली पहुँचा पाते ये हैं। आपने परमाणु ऊर्जा पर कार्य किया है। परमात्मा ऊर्जा के बारे में क्या विचार रखती हैं कि परमात्मा का जो अस्तित्व है, उसके बारे में विज्ञान या आप क्या मानती हैं? और कैसे वो हमारे जीवन में उपयोगी हैं या उनका क्या स्थान है? जैसे अभी हम शिव जी की बात करते हैं, तो शिव जी का जो रूप है, हुँ। तो कई बार ऐसा आता है कि जो परमाणु बिजली घर का जो रिएक्टर है, आपने कभी देखा होगा, हुँ। जिसको तो वो सेम शिवलिंग की तरह ही। सेम वही है। तो ऊर्जा का जो शुरुआत है, वो तो बहुत पहले से हो चुका है। लेकिन आज हम जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगी कि आज जो हमारी बेसिक जो आवश्यकताएँ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि रोटी मतलब अन्न की बात करें, तो अन्न पैदा होता है हमारा खेत में, हुँ। और खेत में अन्न को चाहिए पानी, सबसे बड़ी बात। वैसे तो पानी सूख चुका है, पानी नहीं है, फिर भी जी। हम कहते हैं पानी कुएँ में है, पानी नहर में है, तालाब में है, लेकिन खेत तक पानी लाने के लिए हम किस माध्यम का यूज़ करते हैं? हुँ। वो करते हैं हम बिजली का। जी। बिना बिजली के तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी बिजली नहीं है तो आपके अन्न तक पानी नहीं आएगा, और वो हमारी बेसिक आवश्यकता है। क्योंकि अन्न नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। जी, जी। तो दूसरी हम बात करते हैं कपड़े की, और कपड़े बनते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री को चलाने के लिए फिर हमें चाहिए बिजली। बिजली यानी चाहिए। बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, और हुँ। फैक्ट्री नहीं चलेगी तो कपड़े नहीं बनेंगे। फिर हम तीसरी बात करते हैं हमारे घर की।
घर में मेन 2 चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, सीमेंट और लोहे की। और ये दोनों चीज़ें बनती हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, जी, और जी। वहाँ भी बिजली नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं बनेंगी। तो हुँ। रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली, ये चीज़ें हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि ये तीनों चीज़ें ही बिजली से हमें प्राप्त होती हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिजली हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जी। तो अब बात आती है कि हमें बिजली मिलती किस-किस सोर्सेज़ से। और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हमने 100 से 150 सालों में इतना कार्बन एमिट किया, जिससे पूरा ग्लोबल वार्मिंग, पूरा मतलब हमारा पॉल्यूशन की जो समस्या हमारे सामने जी। आ गई है, उसका जो मेन रीज़न है वो है हमने कोयले का बहुत यूज़ किया, पेट्रोल, डीज़ल, ये सब चीज़ों को हमने यूज़ किया। और ये सब चीज़ों का सबसे मेन रीज़न है वो है 70% पार्ट हमारा कोयले से हम बिजली बनाते हैं, जी, जो जी। पूरा कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा इश्यू हमारे सामने आ गया है। अब इसका रीज़न और इसका क्या सॉल्यूशन, ये दोनों चीज़ों पे हमें गौर करना होगा। तो अभी क्या है कि अब बात आती है कि कोयले की जगह कौन लेगा? ये प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। और हमारे पास अभी हमारे देश में सबका फ़ोकस है सोलर एनर्जी पे। जी। हमें ये समझना होगा कि हम पूरे सोलर से हम केवल दिन में बिजली बिजली बना सकते हैं, रात में या बरसात में नहीं बना सकते। तो उससे हम हमारी घरेलू डिमांड को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से पानी से और हवा से हम लिमिटेड क्षेत्र में बिजली बना सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि कोयले की जगह कौन लेगा? ये प्रश्न का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। और वो सोर्स हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो भारत का खुद का हो, जो सस्ता हो और जो कार्बन भी नहीं निकालता हो। क्योंकि हमारे देश की, जैसे हम ₹100 में से 33% पैसा हमारा ऑयल, कोल और गैस खरीदने में चला जाता है। जी, जी, जी। तो हमें ऐसा सोर्स होना चाहिए जो हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़े। तो ऐसा सोर्स भारत के पास है, परमाणु ऊर्जा। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए इस पे आप कार्य कर रहे हैं और यस, निश्चित रूप से ये जो आप कार्य कर रहे हैं और रिफ़ाइन होता चलेगा, लोगों में इसके प्रति जागृति आएगी और निश्चित रूप से स्थान लेगा और नेचुरली। हमारा देश अपने आप, जैसे आपका लक्ष्य है, देश सरकार का लक्ष्य है कि हम आत्मनिर्भर हो यस, जाएँगे, हमें कहीं और से ये नहीं मँगवाना पड़ेगा। आंतरिक रूप से भी तो यदि देखा जाए तो इंसान की जो इंसानियत है, वो भी लुप्त होती जा रही है, जैसे जल, तालाब, नदी लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो जो अंदर की इंसानियत है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, आध्यात्म है, इन सारी चीज़ों की भी तो आवश्यकता होगी, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो भी ज़रूरी है। अपन को कहते हैं ना, एक अच्छा नागरिक बनना सबसे ज़रूरी है। हम सभी का सम्मान करें हुँ, और अपने छोटों का, बड़ों का, सभी का आदर करें। तो अपन एक संस्कारित होंगे, तभी हम संस्कारित भारत की एक कल्पना कर सकते हैं। जी। लास्टली मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में आप क्या विचार रखती हैं? आप क्या कहेंगी यहाँ के जो अनुभव हो रहे हैं या इनके जो कार्य हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आई, मैं एक नई दुनिया में आई हूँ, क्योंकि रात को 11:30 बजे पहुँची थी मैं, तो तब भी मुझे इतना शांति, एक मतलब जैसे किसी नई दुनिया में, एक कहते हैं परियों की दुनिया में आई हूँ। फिर मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाती हूँ। 5 बजे भी देखा तो वही चहल-पहल, लोग जा रहे हैं सुबह उठ के, सब व्हाइट-व्हाइट ड्रेसों में निकल रहे हैं। तो एक मन में एक सुकून-सा मिलता है, किसी ऐसे मंदिर, एक दिव्य लोक में हम आ गए हैं। तो एक वो भावना, तो और उससे और कुछ करने की एक आपके अंदर और प्रेरणा आ जाती है। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से विशेष क्या लेकर के आप जा रही हैं कि यहाँ से जाके अब मैं ये कार्य ज़रूर करूँगी? देखिए, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत एक सुखद और एक विश्वास है कि मैंने अपनी जो बात यहाँ रखी, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, और उसमें मुझे एक बहुत हिम्मत का एहसास हुआ कि इतना बड़ा जो आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, जो इतने लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो आध्यात्म के साथ इन चीज़ों को साथ में लेकर चलें, तो मेरा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली मैं 1-2 लाइन और बोलना चाहती हूँ जी। कि मैं किस प्रकार से काम कर रही हूँ। क्योंकि ये एक जन जागृति का शिक्षण प्रशिक्षण का काम है, क्योंकि और इसके लिए जनता का जुड़ना ज़रूरी है। तो मैंने एक मिस्ड कॉल नंबर भी बनाया है, ताकि लोग पानी और बिजली की योजनाओं के प्रति समर्थन दें कि भारत की ये योजनाएँ जब भी हमारे क्षेत्र में आएँगी, हम इसका समर्थन करते हैं और हम बिल्कुल। जान चुके हैं, हम जुड़ना चाहते हैं इस मिशन से। तो मेरा एक मिस्ड कॉल नंबर है, जो दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहूँगी, जी, ज़रूर। वो खुद मिस्ड कॉल करें और जितने भी उनके मिलने वाले हैं, उनसे भी वो मिस्ड कॉल कराएँ। नंबर मैं बताना चाहती हूँ, 8010588850। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, 80105888, मतलब 888
50। इस नंबर पर आप मिस कॉल करें और देश के इतने बड़े विकास में साथी बने। आप लोगों का साथ और सपोर्ट इस मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने जो नंबर दिया है स्क्रीन पे भी प्ले हम कर रहे हैं। यस। ज़रूर सभी इस पे मिस कॉल देंगे और बस शो पूरा होते ही पहला मिस कॉल मैं ही दूँगा और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बहुत सारी मिस कॉल्स आप तक पहुँचेंगे और ये जो कार्य है आपका ज़रूर जल्दी ही फलीभूत होगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया नीलम जी, आप यहाँ आए और हमारे सभी दर्शकों से आपने बात की, अपनी बातें रखी। निश्चित रूप से सभी के अंदर एक सुंदर जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है और वो इस विषय पर ज़रूर कार्य भी करेंगे और इन बातों को आगे भी बढ़ाएँगे। और आप अपने जीवन में जो सुंदर ध्येय लेके चल रही हैं देश के लिए, उस पे आप ज़रूर कामयाब हों, ये हमारी दिल की दुआएँ और शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो मित्रों, आप थीं भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल जी। बहुत ही गहन बातें आपने हम सबके सम्मुख रखी हैं। आध्यात्म की बातें तो हम हमेशा इस मंच से करते ही हैं, लेकिन आज विज्ञान की भी बहुत गहन बातें हुई हैं। ख़ास करके परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई बात और बिजली और पानी की जो आवश्यकता है और उसके लिए हमें जो करना है, जो जागरूकता की आवश्यकता है, उस पर भी सुंदर बात हुई है मित्रों। तो आत्म जागृति के साथ-साथ ये जागृति भी हम अपने जीवन में ज़रूर रखें और साथ-साथ लोगों में जागरूकता लाते हुए इस बात पर विशेष हम ध्यान दें कि हम सबका ये दायित्व है, न केवल अपने क्षेत्र का, बल्कि राष्ट्र के विकास में योगदान देने का। तो आएँ अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर एक सुंदर राष्ट्र के निर्माण की ओर एक कदम बढ़ाएँ। नमस्कार, ओम शांति।